स्वयं फार्मेसी स्टूडेंट न रहते हुए भी फार्मेसी एजुकेशन को इंडिया में लाना, उसे बढ़ाना, उसको डॉक्टरेट तक आज जो पहुंचा है फार्मेसी एजुकेशन, उसकी नींव रखने वाले प्रोफेसर महादेवलाल सराफ, जो सबसे पहले इंडिया में BHU में फार्मेसी की डिग्री लेकर के आए, ऐसे प्रोफेसर सराफ साहब का जन्मदिन 6 मार्च को था। और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उनको रिकॉग्नाइज़ किया, और रिकॉग्नाइज करने के बाद पूरे देश में एक नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में उनके जन्मदिन को मनाया गया और उसे गजट में नोटिफाई किया गया, पोर्टल पे लाया गया। तो उत्तर प्रदेश में फार्मेसी के लोगों को जगाने के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए फार्मासिस्ट फेडरेशन की साइंटिफिक विंग ने जिम्मा उठाया, और हमारे साइंटिफिक विंग के प्रेसिडेंट चेयरमैन प्रोफेसर हरलोकेश जी द्वारा एक अपील जारी की गई, और उस अपील के माध्यम से प्रदेश के सभी फार्मासिस्टों से अनुरोध किया गया कि वो प्रोफेसर महादेवलाल सराफ जी के जन्मदिन को समारोह पूर्वक मनाएं। तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस में, जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फार्मा की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रिसर्च सेंटर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो फार्मेसी हैं, उन सभी जगहों पे फार्मेसी के लोग मिल कर के और नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे को मनाएं। और उसमें उत्तर प्रदेश में लगभग सभी शिक्षण संस्थानों में अलग अलग कार्यक्रम किए गए। एक पूरा रोड मैप फार्मासिस्ट फेडरेशन द्वारा दिया गया था, और उस रोड मैप में ये था कि केक कटिंग है, और बच्चों के साथ सेमिनार्स हैं, साइंटिफिक सेमिनार्स हैं, बच्चों का खेल कूद प्रतियोगिता है, पोस्टर प्रेजेंटेशन है, और लेख हैं। तो फेडरेशन ने एक अपने मेल पर लेख आमंत्रित किए थे और पोस्टर्स आमंत्रित किए थे। मुझे बड़ी खुशी है कि लगभग 1000 के आसपास लेख मुझे प्राप्त हुए हैं मेल पर फेडरेशन को, और इतनी बड़ी संख्या में मेल प्राप्त हो गए हैं, इसलिए हमारी जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसको थोड़ा सा टाइम लग रहा है कि उसको स्क्रीन करके टॉप 10 की सूची अलग की जाए। फिर भी फार्मासिस्ट फेडरेशन ने ये निर्णय लिया है कि जिन भी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, उन सभी लोगों को बहुत जल्द एक प्रमाण पत्र उनको ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा, भेजा जाएगा। तो सबसे पहले तो उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि उन सभी लोगों ने इसमें भागीदारी की। फिर मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश के सभी फार्मासिस्टों को, चाहे वो डिप्लोमा से लेकर के और PhD और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फॉर्म डी तक हैं। उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि इसमें सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और उसके साथ धन्यवाद देता हूं अपने आयोजकों को, अपने फेडरेशन के यूथ विंग को, जिन्होंने बहुत बड़ी संख्या में हर ज़िले में कार्यक्रम आयोजित किया। हमारी जो फेडरेशन की सभी शाखाएं हैं उन्होंने आयोजित किया, और साइंटिफिक से हमारे तो जो साइंटिफिक विंग के लोग हैं उन सभी लोगों ने एक अपने अपने कॉलेजों में बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। हमारे जो सेवानिवृत्त विंग है उन्होंने भी सब जगह अपना प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन किया है। जो हमारे अन्य विधाओं के लोग हैं, होम्योपैथ, आयुर्वेद और वेटनरी, इन सारे फार्मासिस्टों ने भी अलग अलग जगहों पे योगदान दिया अपना और कार्यक्रमों का आयोजन किया। मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। लखनऊ में वन विभाग में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें उस कार्यक्रम संगोष्ठी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में IPA के सचिव आर्य गुप्ता जी भी थे। उन्होंने भी प्रेस को अब प्रश्नों का जवाब दिया है, और हमारे अन्य साथियों ने भी प्रेस से बात की है। हमारे यूथ के लोगों ने बात किया है। तमाम सारी सामयिक चीज़ों पे प्रेस ने जो क्वेश्चन किए, उस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास किया गया। तो आप लोगों के सामने ये थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि प्रेस को किस तरीके से जवाब दिए गए हैं, और सामयिक समस्याएं जो हैं उनको भी इस डे पर उठाया गया है।
तो ये पूरा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, और उसके बाद मीडिया के कवरेज की कुछ थोड़े से क्लिप्स भी आपको बीच बीच में दिखाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे देश में फार्मेसी एजुकेशन की शुरुआत करने वाले प्रोफेसर एम.एल. श्राफ साहब का जन्मदिन है। आज उनका 121वां जन्मदिन है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर श्राफ साहब के जन्मदिन को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में घोषित किया है। तो आज पूरे देश में जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने फार्मा इंडस्ट्रीज हैं और जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितनी फार्मेसी है, लगभग सभी जगह इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसीलिए छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन फार्मेसिस्ट फेडरेशन ने भी किया है। हम हर ज़िले में इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर कॉलेजों में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और हर जगह हम एक स्पेशलिस्ट को या एक विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। हमारे बीच IPA के जो लखनऊ के सेक्रेटरी हैं, यूपी के सेक्रेटरी हैं, अरे गुप्ता जी आप हैं, और एक आप स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ हैं। हमारी पूरी टीम जो फार्मेसी की है, हमारे फेडरेशन की, वो है। और इस बेसिकली क्या था कि देश में पहले फार्मासिस्ट का कोई एजुकेशन नहीं, और वो एजुकेशन ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया जो खुद में फार्मासिस्ट नहीं, वो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं, फार्मेसी की आवश्यकता इस देश को है। और आज नहीं, एक सोचिए अब जब अंग्रेज थे तब की बात है, और सबसे पहले उनके प्रयास से भारत में और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश में BHU में इंडिया में पहला डी फार्मा कॉलेज शुरू हुआ, डी फार्मा शुरू हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए गर्व की बात है। और जो बनाया गया बी फार्मा का सिलेबस, वो यूनाइटेड नेशंस के बराबर था। तो भारत में बी फार्मा शुरू हुआ, एम फार्मा शुरू हुआ, BHU, और उसके बाद धीरे धीरे करके फार्मेसी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, और IPA जो है आज, इसकी भी शुरुआत उन्होंने ही की। और फिर बाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो गठित हुई, फार्मेसी एक्ट पहले बना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हुई। तो इस देश में फार्मेसी को लाने वाले वो प्रोफेसर महादेवलाल श्राफ जी, उनका आज जन्मदिन है, इसलिए पूरे देश के लोग उनको याद कर रहे हैं, फार्मेसी के लोग उनको याद कर रहे हैं। और आज उनको याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और बेसिक जो है वो है हमारे एजुकेशन सेक्टर के लोग। आज भारत में डिप्लोमा फार्मेसी से शुरुआत है, फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी है, मास्टर फार्मेसी है, PhD फार्मेसी है, और एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का सुविधा है। अच्छा, जहाँ पे नहीं सब पास में लीजिए, कोई जिम्मेदार नहीं है, जैसे जिलों में नहीं है, हम जिम्मेदार नहीं। तो क्या है कि जैसे कोई हुआ उन्होंने कहा भाई दवा खराब हो गई, तो डॉक्टर जाने, डॉक्टर लोग काम तो ये है कि जैसे आपने दवा दिया, उन्हें सिंपल ले लिया, सिंपल करने से पता नहीं है ना सर दवा खराब नहीं खराब, लेकिन दवा किसने दी? दवा दिया सरकार ने, दवा दिया हमारे डायरेक्टर जनरल ने, स्वास्थ्य विभाग के अस्पताल में। तो इनके अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि अगर यहाँ की मरीज को इन हाउस परेशानी होती है उस दवा से, उसको कौन देगा? इनको देगा। तो हम अपील भी करेंगे आज इन लोगों से कि भाई सब लोग, भारत सरकार ने कहा है, सब कुछ चिट्ठियाँ भेजी हुई हैं, तो एडवर्स इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग करने के लिए अपने अस्पताल में जैसे भी खुद खोल सकता है, प्रधानमंत्री खोल सकता है, मंत्री खुद खोल सकता है, और कोई पैसा नहीं खर्चा होना। और अगर 10 केस मान लीजिए उनको लगा कि मरीज के पैसा नुकसान हुआ है, तो उनको भेज दे, हो सकता है वो दवा का मतलब गड़बड़ हो गया, तो दवा यहाँ भी बैन हो जाएगी सर, वो बाहर के लिए अमेरिका भी बैन हो जाएगी, तो यहाँ के मरीजों को फायदा होगा। इस तरह की चीज़ें हैं, और हमारे पास से जो है वो तैयार है। हम तो ये ठीक है, मेरा एक शिवाई में था, हम लोग का हमारे यहाँ इस तरह की चीज़ों को हम लोग करेंगे आज के दिन में। ये सब कर दीजिएगा नोट्स में, आप ये
आपको बिजनेस हाँ ये सिस्टम होना चाहिए। जो घटना हो जाती है तो नियम बनता है। कागज में कई सारे केसेस होते हैं। हमारे यहाँ कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड है, कुछ एजेंसी है, वो एजेंसी अस्पतालों को जाके चेक करते हैं पास वो चेक करते हैं। उसमें एक चीज चेक होती है कि प्रिस्क्रिप्शन की ऑडिट फार्मेसिस्ट रेगुलर कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं आपको आप भी बात ये बता रहा हूँ, किसी अस्पताल में प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट कहीं नहीं, इसलिए कि डॉक्टर साहब अपने आप को ये मानते हैं कि हम सबसे सुपर हैं। हमारी ऑडिट कैसे कौन कर रहा है? कागज में दिखता है, जब वो ऑडिट को जब जांच आती है तब आ जाते हैं, कहते हैं हाँ हुआ कि नहीं, ऑडिट हुआ कि नहीं। अस्पताल की रैंक के लिए जरूरी माना है। अस्पताल की रैंक अगर बनानी है आपको तो जरूरी है। अब ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है आपने ये भी ऑडिट दिया तो क्यों दिया? प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का मतलब जब एक आपको उदाहरण बताएं। समस्या क्या है कि लोगों को अभी भी फार्मेसी के लोगों को कहाँ डिप्यूट करना है, उसमें अभी हम थोड़ा सा पीछे। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस पर कार्य कर रही है, तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस हमारे काम कर रहे हैं, तमाम सारे संगठन काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि फार्मेसी जहाँ भी है, जहाँ भी औषधियाँ हैं, जहाँ से शुरू होती है, रिसर्च से शुरुआत है हमारे साइंटिस्ट रिसर्च शुरू करते हैं। तो रिसर्च से लेकर के औषधियों को बनाने तक, उसके बाद औषधियों को भंडारित करने, मार्केटिंग, भंडारित करना और वितरित करना, और फिर औषधियों की काउंसिलिंग करना, ये सारा पूरा जो एक चेन है, ये पूरी चेन केवल फार्मासिस्टों द्वारा ही संचालित होनी चाहिए। फार्मेसी एक्ट ये कहता है कि जहाँ औषधि वितरित की जाएगी, भंडारित की जाएगी, वो सिर्फ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के अंदर ही किया जाएगा। ऐसा ही हमारे फार्मेसी एक्ट की एक धारा है जिसमें ये कहा जाता है केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट शब्द का उपयोग कोई और नहीं कर सकता है, केवल फार्मासिस्ट कर सकता है। तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट भी फैक्ट्रीज में केमिस्ट शब्द का प्रयोग दूसरे लोग कर रहे हैं, जो कि इस धारा का और एक्ट का उल्लंघन है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से आज के दिन ये अनुरोध करेंगे कि फार्मेसी एक्ट का पूरी तरीके से परिपालन हो, और जहाँ भी फार्मेसी है, रिसर्च से लेकर के और काउंसलिंग तक, सारी जगहों पे फार्मेसी के जो विंग्स हैं, सब जगहों पे केवल फार्मासिस्ट कार्य करें। इसलिए आज इस एजुकेशन डे के अवसर पर हम सरकार से एक अनुरोध भी करेंगे, इस तरीके की चीज़ें उनको भेजेंगे भी, हम ज्ञापन भी भेजेंगे। अब मैं चाहूँगा कि हमारे स्पेशलिस्ट के रूप में चूँकि गुप्ता जी यहाँ पे उपस्थित हैं, वो भी फार्मेसी के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराएंगे, और आज के दिवस के रूप में सुनील धन्यवाद। जैसा कि आपने सुनील जी ने सारी बातें बताई थी, एक इसके पहले काम ये है कि अहमद साहब आए कहाँ से। तो ये जब हमारे जो मदन मालवीय जी, जो संस्थापक चांसलर BHU रहे, उन्होंने शुरुआत की, और सब कैसे कैसे उन्होंने कहाँ से चंदा मांग के कैसे बनारस यूनिवर्सिटी का किया, स्थापना की। वो छोटी सी डिस्पेंसरी थी वहाँ, सर सुंदर लाल जब मेडिकल बन गया, ये बन गया, तो उसको उनके एक मित्र वहाँ भर्ती थे, और उसके बाद वो उनका हालचाल लेने कुछ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि भाई इनको ये बीमारी है, मगर ये जो है क्या इलाज शुरू होगा, ये बात मैं क्यों पहले सब जो दवा है वो मॉडर्न मेडिसिन है, और यूरोप से उसमें करीब 7 दिन का है। 1800 कुछ में, अरे लास्ट 18 में, इसके पहले कलकत्ता में पहला मेडिकल काज हुआ। तो जो मेडिकल काज खुला तो एलोपैथिक के डॉक्टर आना शुरू हो गए, और जो डॉक्टर एलोपैथिक का होगा तो अपनी विधा में ही दवा लिखेगा। उन्होंने दवाई लिखी है, उस दवा को कहाँ से आना है, यूरोप से आना। तो बता रही हमारी डॉक्टर, हमारे यहाँ की पढ़ाई, और हम दवा विदेश से आएगी। तब उन्होंने सोचा कि एक फार्मेसी का स्कूल होना चाहिए, और जैसा सुनील ने कहा कि अहमद साहब को और कहने कि आप केमिस्ट्री से हैं, आप इसको कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो हमारे अहमद साहब को पहला वो उन्होंने विभाग अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद में उन्होंने 2 तरह से काम किया। एक तो ये हुआ कि हम पढ़ाई बंद करेंगे, टीचर है करेंगे। उन्होंने कहा समाज को कैसे बांधें, तो 1938 में उन्होंने IPA, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन की स्थापना की, और इत्तेफाक से वो बनारस और उसके बाद फिर इलाहाबाद, और आज आपका पहुँच गई उसमें बॉम्बे पहुँच गई, और मैं उसका सेक्रेटरी हूँ स्टेट का। और मुझे तो एक और मौका मिला कि मैं 1980 से 92 तक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में राज्य सरकार का प्रतिनिधि था। तो हम लोगों को फिर वो जो कोर्स बनाने का आगे मौका मिला, और चीज़ों को आगे बढ़ाने का मौका मिला। आज के दिन तो हम लोग अब चूँकि यूपी की बात भी कर ले, बैठे हुए हैं,
क्योंकि इसके बिना तो अन्याय होगा, अगर की बात नहीं करेंगे हम लोग, और जनता को कैसे हम कुछ लाभ दे सकते हैं उनके जन्मदिवस के अवसर पर, ये बात आना। तो पहले तो हम योगी जी को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक सबसे विशेषज्ञ औषधि की जो भारत सरकार के औषध महानियंत्रक रहे डॉक्टर जीन सिंह साहब, उनको अपना सलाहकार बनाया। और सलाहकार बनाने के बाद में आपने देखा होगा सब विदेशों में ये लोग गए हैं, अभी सब गए थे, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में गए थे और हम लोग भी गए थे। और 11 तारीख को दधीच 2 में वर्कशॉप भी थी, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेंथनिंग उत्तर प्रदेश, ये करके समझाना था। मतलब ये कि इन चीज़ों को कैसे बढ़ाया जाए, और अगर कोई विदेश से आदमी यहाँ पर इन्वेस्ट करने आता है तो उसका हम रिसर्च हम कैसे करें। उस लिहाज से 3 काम हुए। एक काम तो ये हुआ है कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क, जिसमें हम लोग जिसे कहते हैं सिरिंज है, थर्मामीटर है, सारी चीज़ें हैं जो काम आती हैं, उसका एक पार्क मतलब होता है कि एक तरह से क्लस्टर बनाने की जगह, वो इन्होंने ग्रेटर नोएडा में 400 एकड़ जमीन में स्टार्ट किया नोएडा में। दूसरा 2000 एकड़ यानी 500 बीघा होता है बुंदेलखंड के हिसाब से, तो ललितपुर में फार्मा पार्क दवा बनाने की, यानी करीब 50-70-100 कंपनियाँ होंगी, सारी उनको कौन फैसिलिटीज़ मिलेंगी, और कुछ इन्वेस्टर्स उसमें आ भी गए, कुछ हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ गया था जब हम थे यहाँ पर 11-12 तारीख, और आगे चल रहा है। अब ये होगा कि इसके बाद में मान लीजिए उन्होंने दवा बनाना शुरू किया, अब उनको कोई सैंपल टेस्ट कराना है तो वो कहाँ जाए, तो लखनऊ में तो हमारे 4 संस्थान हैं, CDRI है, सीमेंट है, IITR है, लेकिन स्टेट का अपना नहीं। तो स्टेट का ये तय हुआ है इसी बजट से कि इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यूपी सरकार, और जो आपका बायोटेक पार्क है उसमें अलीगंज में कुर्सी रोड पे हुआ था, कुर्सी रोड, उसके स्थान को इस्तेमाल करके और बजट का टोटल प्रोविजन है। तो ये राज्य की चीज़ें हमारी आ गई है। अब हम फार्मासिस्ट जिनके हमारे पिता में उनके सामने आपको क्या कह सकते हैं, वचन क्या दे सकते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि पहले सिर्फ डिप्लोमा था, डिग्री हो गया, मास्टर डिग्री हो गया, फार्मडी कोर्स हो गया 6 साल में, इसमें जी ने बताया, PhD 10 चीज़ों में PhD है हमारे पास। तो इन सब का इस्तेमाल जो है हमारा, एक तो हम मैन्युफैक्चरिंग में, एक रिसर्च में, और तीसरा जो फार्मासिस्ट के रूप में काम करते हैं, तो हमारा पहला दायित्व है, एक तो हम बने हुए हैं, अधिकारी ने कहा नहीं आपको यहाँ बैठना है, वहाँ बैठना है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग ये प्रयास करते हैं कि दवाएँ जो है ठीक ढंग से रखें, मरीज को सही दवा दें। भीड़ लगी होती है तब भी ये होता है कम से कम इतना तो बता दें कि भाई दवा सुबह खानी है, शाम को खानी है। और ये जरूर सुनील जी मैं थोड़ा सा इसमें सबसे निर्भर करता हूँ कि अगर 300 की लाइन लगी है और हम सही फार्मासिस्ट तो हमारी निगाह उस 300 पे रहना चाहिए कि कोई आदमी ऐसा तो नहीं बुजुर्ग है वो पेट हो रहा है, तो उसको हम बुला करके पहले दवा दे दें, ये चले जाते हैं। ये सब हम लोगों का और दायित्व है। तो आज के दिन हम लोग ये भी एक कल्पना करते हैं, एक संकल्प लेते हैं कि हम समाज को और अच्छी सेवाएं देने का प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे। कोई और क्वेश्चन बताइए। हाँ, जैसे कि मैं देखता हूँ मेडिकल स्टोर बहुत सारे हैं, राजधानी की बात है, ग्रामीण स्टोर की बात है, बगैर फार्मासिस्ट वो कैसे संचालित हो रहे हैं, क्या प्रशासन इसमें नहीं है, क्या एक इशारा है या सहयोग है, कैसे किस तरीके से, इसमें थोड़ा सा देखिए, पहला तो यह है कि जो 1.5 लाख हमारे फार्मासिस्ट वो सरकारी नौकरियाँ हैं इंडिया में, 1.5 लाख। तो हमारे तो हर अस्पताल में फार्मासिस्ट है, चाहे PSC हो चाहे CSC हो, कुछ जगह हो सकता है कभी कभी होता है कि वैकेंसी वही रह गई 100-200 प्रकार से होगी, कुछ थोड़ी दिक्कत होती है प्रमोशन वगैरह की, वो अपनी जगह है। लेकिन ये जो इनके जो 1.5 लाख लोग हैं वो तो निश्चित तौर पर आप उनको क्वालिफाइड समझ करके आप मान रहे हैं कि वो अपने काम करें। दूसरा क्या हुआ है कि जो नए लाइसेंस जो भी हैं निश्चित तौर पे वो फार्मासिस्ट के नाम से दिए जा रहे हैं, और पहले से इसकी सुधरी है क्योंकि अब जो यंग्स हैं वो आपकी ट्रेनिंग इसी बात के लिए कर रहे हैं। कई स्टोर वाले ऐसे हैं जिनके लड़के बच्चे सारे भी, तो कुछ तो गैप्स हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी जनपद में हो गया कि आपको 50 स्टोर से नहीं यहाँ फार्मासिस्ट, ये स्थिति सुधरी बगैर फार्मासिस्ट भी चल इसमें जो आप बगैर फार्मासिस्ट की बात कर रहे हैं वो ये सही है कि देखिए दिक्कत क्या आ रही है कि इन्फोर्समेंट सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं अभी वीक है। इसको कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं होती। जो गुप्ता जी कह रहे हैं, गुप्ता जी तो बहुत व्यापक रूप में देख रहे हैं। इन्फोर्समेंट सिस्टम की स्थिति क्या है आप सोचिएगा, और शायद इसको आप लोग किसी और दिन भी चला लीजिएगा। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश और मात्र 100 से 125 ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है।
लाखों मेडिकल स्टोर्स हैं, तमाम सारे हमारी फैक्ट्रीज हैं, तमाम थोक के मेडिकल स्टोर्स हैं, और इन सभी चीज़ों का निरीक्षण करके उनको इन्फोर्स करने के लिए उसमें सिस्टम बनाइए। ड्रग इंस्पेक्टर्स की संख्या कम से कम ब्लॉक लेवल पे ड्रग इंस्पेक्टर होना चाहिए, तब वो कवर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कवर कर पाएंगे। ड्रग इंस्पेक्टर्स बिल्कुल कम है। अच्छा, उनके पावर्स बढ़ाने पड़ेंगे हमको। अभी क्या है कि ड्रग इंस्पेक्टर जाएगा और वहाँ देख करके वो जिलाधिकारी को सूचित करेगा, उनके पावर्स बढ़ाने पड़ेंगे। अगर वो वहाँ देख रहे हैं, कमियाँ देख रहे हैं, काम से नहीं है, इसके बाद में उसके को दे सकते हैं। आप महामंत्री हमारे फेडरेशन के अशोक जी है, वेटनरी हमारे साथ वेटनरी की लोगों पर है सारे लोग सभी का सहयोग और भी लोग होने पर अनुभव एक बहुत बड़ा होता है। वेटनरी में भी वेटनरी की स्थिति क्या है कि वेटनरी जो दवाएं हैं वो एलोपैथ की दवाएं हैं, और वहाँ पे अभी भी वेटनरी की दुकान में नियम यही है, वेटनरी की दुकान वही आदमी खोल सकता है जो सामान्य दुकान खोलता है। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की वेटनरी दुकान खोलता है, लेकिन वहाँ भी अभी चल रहा है फार्मासिस्ट की पोस्ट कम से कम 2500 के आसपास खाली है और भर्ती नहीं हो रही। वेटरनरी तो एग्रीकल्चर तो ऐसा ये हो गया देखिए, एमआर शासनादेश 2010 का जारी हुआ, सारे फार्मासिस्टों को कहा गया कि आप डिप्लोमा प्लस रजिस्ट्रेशन सभी जगह भर्ती यही होती है। अभी हमारे यहाँ पशुपालन में नियमावली में इधर से उधर भटक गई, शासन से लेके डायरेक्टेड तक, तो उस पर कोई क्लियर अपना वो नहीं दे रहा है, जबकि शासनादेश क्लियर कह रहा है। और एक डायरेक्टेड से भी जारी हुआ है कि हाँ ये ही क्वालिफिकेशन है, फिर भी हमारी नियमावली नहीं बन रही। ये हम लोगों के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। नियमावली कम से कम बने, हमारे यहाँ जो पद खाली है वो तो भरा जाए, पद कम से कम 1200-1300 पद खाली है। एनएचएम में भी तो ये हो रहा है, एनएचएम का रिजल्ट कम की 8 को आ जाएगा, दूसरी 8 हो गई, तीसरी 8 आ गई, एनएचएम एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो देखिए होम्योपैथ वाला सर क्या तीसरा साल चल रहा है। होम्योपैथ फार्मासिस्ट की नियुक्ति के लिए विज्ञापन 2018 में निकला, 2019 में एग्जाम हुआ, 2020 में रिजल्ट आया, 2021 में दिया, 2022 में दिया, 2023 तक ज्वाइनिंग नहीं। जबकि उसमें शुरुआत में तो कुछ कोर्ट का मामला था, लेकिन बाद में कोर्ट ने कहा कि हम इतने पार्ट के लिए खाली कर रहे हैं, बाकी सब आपका नहीं होती। के चक्कर में उन्होंने कहा ठीक है इसको, चूंकि जब वो विज्ञप्ति निकली थी तब EWS नहीं हुआ, बीच में तो प्रदर्शन किया था। हाँ, लेकिन अब दिक्कत ये है प्रदर्शन अब कितना कराएं बच्चों से। बच्चे भी घर से भैया आते हैं, माँ बाप से पैसा मांग के आते हैं, फिर जाते हैं प्रदर्शन करने का गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट हमारे पास सपोर्ट करे तो इस गवर्नमेंट में संगठन का कोई कहीं अधिकारी भी सपोर्ट करते हैं हमारे, ये तो ऐसा होने कहीं यही ऐसे करते हैं। हमारे फार्मासिस्ट अपने लिए उनको कहना नहीं चाहते हैं, यही फार्मासिस्ट को ही परेशान करता है। हमारी टीम हर एक गांव में, हर एक जगह पे लोगों को एक्टिव कर रही है, जाने लोग जागरूक हों, ताकि थोड़ा छात्र और जो बिना ये लोग बिना लाइसेंस के काम ना कर रहे हैं, इनको कुछ नॉलेज तो है नहीं। भाई फार्मासिस्ट पढ़ा है, उसने पढ़ा है कि टेस्ट क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होता है, इसकी फार्माकोलॉजी क्या है। हम किसी पेशेंट को, कोई लड़का है 7 साल का, उसको हम 500 mg की पैरासीटामॉल दे देंगे, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, उसका लीवर कैसे काम नहीं करेगा कुछ दिन बाद। भाई वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट होती है। कुछ लोग एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा दिन चला देते हैं, पैरासीटामॉल चला देते हैं, एंटीबायोटिक चला देते हैं। एंटीबायोटिक 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन, 21 दिन ऐसी डोज होनी चाहिए। वो एक पेशेंट को 1 महीना चला देते हैं। जिसका वेट 85 किलो होता है, उसका वेट 50 किलो बचता है। बाद में कहते कि क्या पता है, अब भाई हम दवा पानी अपने आप किए लास्ट में, लेकिन बच नहीं पाया आपका पेशेंट। ये चीज़ें कहीं तक किसी की लापरवाही है। और इस पर सबसे बड़ा अगर सहयोग हमारा कोई कर सकता है तो हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है, ये सारे DI को और सारे जिलाधिकारियों को एक अवगत कराए, ज्ञापन दे, सबको बुलवाए, मीटिंग करें। हमारे ड्रग कंट्रोलर जितने भी हैं, हमारे DI साथी जितने भी हैं, DLA साथी जितने भी हैं, वो भी फार्मासिस्ट हैं, उनका भी एक अधिकार है कि वो हर एक फार्मासिस्ट को वैलिडेशन दें। अगर एक नॉन मेडिकल और एक मेडिकल वाला दिखाना है कि हाँ किसी कोई पढ़ाई का क्या मतलब माप से फार्मेसी किए हैं तो उसका क्या माप है, जो इंटर करके या साइड से BA करके आ गया उसका क्या माप है, तो भाई हम लोगों को डिफरेंट होना पड़ेगा।
इसलिए हमारी जनता को सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा। हमारी जितनी यूथ की टीम है सारी जनता को इस समय एक्टिव कर रही है, लोगों के बीच में जाके समझा रही है। जितने भी DI हैं उनको ज्ञापन दे रहे हैं हम लोग। अभी हमने हमारे DI नीलेश जी, माधुरी मैम और DLA विजय सर हैं, इनको सबको पहुँच के हम लोग ज्ञापन दिए। उनसे कुछ फार्मेसी साथियों को प्रॉब्लम हो रही थी, जैसे मेडिकल स्टोर से रिलेटेड उनको ये दिक्कत हो रही थी कि अपना राशन लगा दिए। फिर जो फर्म वाला है वो कहता कि भाई हमें आपका लाइसेंस नहीं चाहिए, आप लाइसेंस लगा लीजिए। भाई वो ऑलरेडी कह रहा है कि 10,000 रुपये DI को दे देंगे, आपका 1 लाख रुपये का सर्टिफिकेट लेंगे। आप तो कह रहे हैं कि 50,000 रुपये सर्टिफिकेट दे दो। कुछ फार्मेसी हमें साथी कहा है कि 35,000 रुपये का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, भैया दे दें, हमें बिल्कुल सर्टिफिकेट न दें। हम अब आज ये चीज़ काम कर रहे हैं जनपद पे कि जहाँ फार्मेसी हुई वहाँ पे फार्मासिस्ट के बिना काम नहीं चलेगा। हमने हमारा सहयोग माधुरी मैम कर रहे हैं, सीमा सिंह 12 रंग की DI कर रहे हैं, नीलेश सर कर रहे हैं, DLA कर रहे हैं, जो हमारे विजय सर हैं, ये लोग काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। जहाँ पे कंप्लेन हो जा रही है वहाँ पे लोग पहुँच के छापा मार रहे हैं। फार्मासिस्ट अगर नहीं पा रहे हैं तो फार्मासिस्ट के साथ में और जो प्रोप्राइटर उसके साथ में दोनों के साथ कार्रवाई की जा रही है। हमने आज तक वही 1.5 महीने में 15 या 16 लोगों पे ऐसे एक्शन हुआ है कि जहाँ पे उस जगह पे बीटेक वाले काम कर रहे थे, फार्मा चला रहे हैं और बीटेक की उनके पास एमटेक की डिग्री है, तो उनको भी हमने बंद करवाने का हमने कहा कि अगर फार्मेसी बैठेगा आपका तब आपकी फार्मेसी चलेगी, और जहाँ फार्मेसी नहीं हुआ फार्मेसी नहीं चला पाएंगे। भाई फार्मेसी का नॉलेज उसी को है जो फार्मेसी पढ़ा है। भाई इंटर करने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ 8 साइड वाला कोई उसका मेडिसिन का कुछ उसको पता चले फार्मो। अगर किसी मेडिकल स्टोर वाले से पता कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में मैं कहता हूँ कि अगर हमारे 1.5 लाख साथी हैं फार्मासिस्ट साथी, और रिलायंस जैसी कंपनियाँ, अपोलो जैसी कंपनियाँ थोड़ा एक्टिव हो जाएँ तो जो 16 छाप फार्मासिस्ट बैठे जो 16 छाप फार्मेसी चला रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। ये सब जागरूकता का विषय है, इन्फोर्समेंट का भी है और एथिक्स का भी है, तीनों का है। स्वास्थ्य मंत्रालय वो बनाती है देश, और मुझे मौका मिला उसका सदस्य के रूप में काम करने का। तो इसमें LFI 202 है, तो सरकार को सेवा वही करेंगे हर अस्पताल में, हर PHC पे, CSC पे जहाँ फार्मेसी है वहाँ नेशनल फार्मेसी ऑफ इंडिया की किताब होनी चाहिए, ताकि डॉक्टर भी जो है देखे कि भाई ये दवाई न्यूनतम इतना देना है और इतना करना है, उससे आगे नहीं देगा, आगे देगा तो ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो गया, कम दे दिया तो अंडर प्रिस्क्रिप्शन। ये हमारा सवाल होना चाहिए। और एक और विशेष चीज़ है, इसके लिए हम लोग प्रयास करें, प्रयास करें वगैरह एडवर्स रिएक्शन। दवा खाने से कुछ ना कुछ तो कहीं आपको प्रभाव हो सकता है, जैसे मान लो कोई आपने गलती से खा लिया तो प्रभाव हो, उसका ध्यान करने के लिए हमारा जो भारत सरकार का है उसका एक फॉर्म और हर अस्पताल में आप गए, आपने कहा साहब मुझे दवाई खाई मुझे नुकसान हुआ, वो फॉर्म भर करके और वो जो हमारा जो जांच करने के केंद्र या राज्यवाद का प्रश्न है उनको भेजना और उससे आपका RMA बना हुआ है वहाँ भेज दीजिए, CPI बना हुआ है वहाँ भेज दीजिए। उससे क्या है ये आ जाएगा कि वास्तव में दवा नुकसानदायक और वो जो डेटा है उसको सेव होगा, और जो हमारा इंटरनेशनल वहाँ भी होगा, तो पता लग जाएगा कि इस दवा ने यहाँ उसके अध्ययन का अभी हमारे राज्य सरकार की उनको केंद्र फ्री है, वो भारत सरकार की उस पर वेबसाइट में जाना है और सिविल को जितने हमारे लिए मेरे हैं उसमें डॉक्टर भी रहेंगे और एक सेफ्टी ये है जैसे होता है कभी कोई मरीज को कोई प्रेगनेंटी हो गई, कोई और बात हो गई और शिकायत आई, गांधी पत्र समाचार पत्रों में दवा निकल गया, मीडिया में आ गया और जल्दी जल्दी बजाय कुछ देखने के गंभीर भी हो जाते हैं, गलत भी हो जाता है। 100 बार है तो 2-4 लोग गलती भी। अगर इस फॉर्म को किसी डॉक्टर ने किसी फार्मेसी में भर दिया, नर्स ने भर दिया, तो जब तक वो रिपोर्ट नहीं आएगी, समय वो 24 घंटे का भी हो सकता है, 26 घंटे का भी हो सकता है, उससे रिपोर्ट आ रहा है तब तक उसको दंडित नहीं किया। तो ये सेफ्टी कवर
उसको प्रमोट किया जाना चाहिए। रिएक्शन या दवा के प्रभाव को रिपोर्ट करने के लिए 3 लोग उपयुक्त हैं, नर्स, डॉक्टर और फार्मासिस्ट। कोई प्रभाव होता है, चाहे दवा ओपीडी की हो, चाहे इंडोर की हो या पीजी की, इसलिए फार्मर और फार्म भर के भेज दे, चाहे उनकी जनपद में कोई अगर एजेंसी है, मान लो मेडिकल कॉलेज में है, अभी आज लखनऊ में एजेंसी में है, और लुधिया में ये चीज है, 3 जगह तो सरकारी है, और शिखर वगैरह की प्राइवेट है, इंडियन हो गई है, इतने बड़े सभी सब करते हैं। इसको एक डिपार्टमेंट फार्मा को बिजनेस बोलते हैं, डिपार्टमेंट सेटअप होना चाहिए। ये हमारे देश में फार्मेसी की शुरुआत, फार्मेसी एजुकेशन की शुरुआत करने के लिए प्रोफेसर एम.एल. श्राफ साहब का आज जन्मदिन है। आज उनका 121वां जन्मदिन है और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोफेसर श्राफ साहब के जन्मदिन को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे के रूप में घोषित किया है। तो आज पूरे देश में जितने भी हमारे शिक्षण संस्थान हैं, जितने फार्मा इंडस्ट्रीज हैं और जितने हॉस्पिटल्स हैं, जितनी फार्मेसी है, लगभग सभी जगह इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसीलिए छोटे छोटे कार्यक्रमों का आयोजन फार्मासिस्ट फेडरेशन ने भी किया है। हम हर ज़िले में इस तरीके के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हर कॉलेजों में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और हर जगह हम एक स्पेशलिस्ट को या एक विशेषज्ञ को बुला रहे हैं। हमारे बीच IPA के जो लखनऊ के सेक्रेटरी हैं, यूपी के सेक्रेटरी हैं, आर्य गुप्ता जी आप हैं, और एक आप स्पेशलिस्ट के रूप में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में हमारे साथ हैं। हमारी पूरी टीम जो फार्मेसी की है, हमारे फेडरेशन की, वो है। और इस बेसिकली क्या था कि देश में पहले फार्मासिस्ट का कोई एजुकेशन नहीं, और वो एजुकेशन ऐसे व्यक्ति ने शुरू किया जो खुद में फार्मासिस्ट नहीं, वो इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे। लेकिन उन्होंने ये सोचा कि नहीं, फार्मेसी की आवश्यकता इस देश को है। और आज नहीं, एक सोचिए अब जब अंग्रेज थे तब की बात है, और सबसे पहले उनके प्रयास से भारत में, और उत्तर प्रदेश के लिए भी एक गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश में BHU में इंडिया में पहला बी फार्मा कॉलेज शुरू हुआ, बी फार्मा शुरू हुआ। तो ये उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए गर्व की बात है। और जो बनाया गया बी फार्मा का सिलेबस, वो यूनाइटेड नेशंस के बराबर था। तो भारत में बी फार्मा शुरू हुआ, एम फार्मा शुरू हुआ, BHU, और उसके बाद धीरे धीरे करके फार्मेसी उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, और IPA जो है आज, इसकी भी शुरुआत उन्होंने ही की। और फिर बाद में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वो गठित हुई, फार्मेसी एक्ट पहले बना, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया हुई। तो इस देश में फार्मेसी को लाने वाले वो प्रोफेसर माधवलाल श्राफ जी, उनका आज जन्मदिन है, इसलिए पूरे देश के लोग उनको याद कर रहे हैं, फार्मेसी के लोग उनको याद कर रहे हैं, और आज उनको याद करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हम लोग कर रहे हैं। और बेसिक जो है वो है हमारे एजुकेशन सेक्टर के लोग। आज भारत में डिप्लोमा फार्मेसी से शुरुआत है, फार्मेसी, बैचलर फार्मेसी है, मास्टर फार्मेसी है, PhD फार्मेसी है, और एक डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का
नमस्कार मित्रों, अभी कुछ दिन पहले NHM यूपी में फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सेज, LT और ANM के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुए हैं, एग्ज़ाम्स हुए हैं, उसके रिज़ल्ट की आप लोग वेट कर रहे हैं। तो अभी जो सूचना है वो ये है कि जो कैंडिडेट्स उसमें क्वालिफाई कर रहे हैं उनको ईमेल भेजे जा रहे हैं और आज 11 बजे दिन से एक पोर्टल पे उनको लिंक दिया जाएगा। उस पर आप अपनी लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके आप अपने प्रेफरेंसेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स दे सकते हैं कि मुझे किस ज़िले में नियुक्ति चाहिए। तो आप लोग अपना ईमेल चेक कर लीजिए और ईमेल में हो सकता है आपको NHM का कोई ईमेल अगर आया है तो उस ईमेल पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके अपने प्रेफरेंसेस आप भरेंगे। ये क्लियर कर दूं कि प्रेफरेंसेस देने का और कोई ऑफलाइन रास्ता नहीं है, केवल और केवल आपको ऑनलाइन उसी पोर्टल पे जाकर के ही अपने प्रेफरेंसेस देने हैं। अगर आप उस पोर्टल पे ना जाकर के प्रेफरेंसेस नहीं दिया आपने तो आप चूक जाएंगे और ये फ़िलहाल अभी शायद 25 तारीख तक चलेगा, तो टाइम है। बट आप अपने ईमेल को चेक करते रहिए और जैसा भी आपको ईमेल पे डायरेक्शंस मिले उस डायरेक्शन के अनुसार आप अपने प्रेफरेंसेस भर दें। नमस्कार।